की सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका नीरज निगम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज महोबा। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको पूरे पाठ के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझाया था। अब एक एक करके हम इस पाठ को विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे, समझेंगे। सबसे पहले हम फ्रांसीसी क्रांति के बारे में समझते हैं। फ्रांस की क्रांति क्यों हुई, इसके क्या कारण थे और इसके क्या परिणाम हुए, इसको समझते हैं। आइए देखें फ्रांस की क्रांति। जिस समय फ्रांस में 1789 ईस्वी में पहली क्रांति हुई, उस समय वहाँ का राजा लुई 16वां था। उसे जनता के हितों की कोई परवाह नहीं थी। वह एक निरंकुश शासक था। फ्रांस में जनता की दशा बहुत ही दयनीय थी। फ्रांस की आर्थिक स्थिति भी दयनीय हो चुकी थी। लुई 16वां पूर्णतः योग्य शासक नहीं था। वह अपनी शान शौकत को बनाए रखने के लिए राजकोष का दुरुपयोग कर रहा था। फ्रांस के धनी कुलीन और पारदियों को जो सुविधाएं प्राप्त थी, वे साधारण जनता को प्राप्त नहीं थी। देश में कानून भी सभी के लिए समान नहीं था। अतः इसी के परिणाम स्वरूप 1789 ईस्वी में फ्रांस में एक ऐसी क्रांति हुई जिसने न सिर्फ फ्रांस को अपितु समस्त यूरोप को प्रभावित किया। इस क्रांति के कारण भी फ्रांस में राजतंत्र समाप्त हो गया। फ्रांस के राजा और उसकी रानी को मौत के घाट उतार दिया गया। राजा और उसकी रानी को मौत के घाट उतार दिया गया। फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। राजनीतिक कारण, लुई 14वें का निरंकुश शासन। लुई 14वें का निरंकुश शासन 1789 ईस्वी की क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण था। 1661 ईस्वी में उसने समस्त शासन अपने हाथों में ले लिया और फ्रांस में एक निरंकुश शासन की स्थापना कर दी। वह दैवीय विश्वास रखता था तथा अपनी इच्छा अनुसार शासन चलाता था। वह अक्सर कहता था, मैं ही शासन हूँ। वह अत्याचारी, फिजूल खर्ची भी था। उसके अत्याचारों से लाखों कारीगर, शिल्पकार तथा व्यापारी फ्रांस छोड़कर चले गए थे। लुई 15वां 1443 ईस्वी में लुई 15वें ने प्रशासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली। वह प्रशासन में कोई रुचि नहीं लेता था। वह अपना अधिकांश समय जुआ एवं शिकार खेलने तथा रंगरलियां मनाने में व्यर्थ करता था। लुई 16वां का योगदान। 1774 ईस्वी में लुई 16वां फ्रांस के सिंहासन पर बैठा। उसकी आयु उस समय 20 वर्ष की थी। उसमें दृढ़ निश्चय एवं राजनीतिक दूरदर्शिता का आभास था। अधिकतर राजनीतिक फैसले उसकी पत्नी लेती थी, जिस कारण जनता में असंतोष बढ़ता गया। सभी बुर्वे शासक निरंकुश थे और अपनी इच्छा अनुसार शासन चलाते थे। उनके समय में फ्रांस में कोई लिखित संविधान नहीं था। सरकार के कार्यपालिका, विधानपालिका तथा न्यायपालिका अलग अलग अंग नहीं थे। सम्राट के लिखित आदेश के द्वारा किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाकर कारागार में डाला जा सकता था। उस समय फ्रांस 40 प्रांतों में बटा हुआ था। देश की न्याय व्यवस्था भी दोषपूर्ण थी। न्यायाधीश भ्रष्ट और रिश्वतखोर थे। ये बच्चों राजनीतिक कारण थे जिसके कारण फ्रांस की क्रांति हुई। अब देखिए सामाजिक कारण क्या थे। पादरी वर्ग। फ्रांस का समाज 3 वर्गों में विभक्त था। प्रथम, कैथोलिक चर्च के उच्च पादरी या उच्च धर्माधिकार आते थे। उसे
तिथ नाम कर लगाने का अधिकार था तथा यह किसानों से उनकी आय का 10% भाग वसूल करता था, जिससे लोग परेशान हो गए थे। कुलीन वर्ग, इस वर्ग में बड़े बड़े सामंत, उच्च प्रशासनिक अधिकारी, राज परिवार के सदस्य सम्मिलित थे। ये लोग सभी प्रकार के करों से पूर्णतः मुक्त थे। इन्हें लोगों से बेगार एवं भेंट आदि लेने के विशेष अधिकार प्राप्त थे। इनकी विलासिता और फिजूल खर्च के कारण देश आर्थिक दशा अत्यंत खराब हो गई थी। जन साधारण वर्ग, इस वर्ग के अंतर्गत सामान्य जनता को सम्मिलित किया गया था। मजदूर, किसान, सामान्य शिक्षित वर्ग भी इसी वर्ग के अंतर्गत आते थे। इस वर्ग में आने वाले धनवान एवं शिक्षित वर्ग को कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं था। इस वर्ग को धनी एवं शिक्षित होते हुए भी शासन में भाग लेने का अधिकार नहीं था। इस कारण भी क्रांति को बल मिला। अब देखिए आर्थिक कारण। फिजूल खर्ची और रिक्त राजकोष, किसी प्रकार का भी नियंत्रण न होने के कारण फ्रांस की सरकार दरबार की शान शौकत, ठाट-बाट, विशाल विलासिता तथा युद्धों पर मनमाने ढंग से धन व्यय करती थी। फ्रांस का राजकोष रिक्त हो गया था, परंतु राजा रानी ने फिर भी अपने विलासितापूर्ण जीवन शैली को नहीं रोका। जनता का आर्थिक शोषण, राज दरबार की शान शौकत एवं उच्च श्रेणी के व्यक्तियों को विलासितापूर्वक जीवन जीने, युद्धों के कारण धन समाप्त करने के लिए साधारण जनता पर अनेक प्रकार के कर लगाए जाते थे। उनकी वसूली अत्यंत निर्दयता पूर्वक की जाती थी। उच्च वर्ग करों से मुक्त, फ्रांस में उच्च वर्ग और पादरियों पर कर नहीं लगाया जाता था। इस प्रकार जो लोग करों का भार वहन करने में समर्थ थे, वे करों से मुक्त रखे गए थे, जबकि साधारण जनता करों के बोझ से दबी जा रही थी। यही सब कारण थे जिससे फ्रांस की क्रांति को बल मिला। धार्मिक कारण, धार्मिक स्वतंत्रता की कमी। फ्रांस के लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता भी प्राप्त नहीं थी। अधिकांश लोग कैथोलिक मत के अनुयायी थे। यद्यपि प्रोटेस्टेंट व यहूदी भी फ्रांस में पर्याप्त संख्या में रहते थे, किंतु उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी, जिससे यहूदी और प्रोटेस्टेंट दोनों ही परेशान थे। उन्होंने 1789 ईस्वी की क्रांति को भड़काने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पादरियों में भ्रष्टाचार, फ्रांस के उच्च वर्ग के पादरियों में व्यापक भ्रष्टाचार व्याप्त था, जिनकी संख्या 6000 के पास थी। उनकी वार्षिक आमदनी लगभग 10 करोड़ डॉलर थी। पादरी इस धन को विलासी जीवन पर खर्च करते थे। वे पूजा पाठ की बजाय दरबार के षड्यंत्रों में लिप्त रहते थे। जनता पादरियों से छुटकारा पाना चाहती थी। लोगों पर कुछ दार्शनिकों का भी प्रभाव पड़ा, जिनके विचारों से प्रभावित होकर लोग स्वतंत्रता की मांग करने लगे। सामूहिक पहचान बनाने के लिए भी फ्रांस के लोगों ने इस क्रांति को बल दिया। बच्चों, अभी हमने देखे राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण। इन कारणों से फ्रांस की क्रांति को बल मिला। फ्रांस की क्रांति का क्या प्रभाव हुआ देखते हैं। लुई वंश के शासन का अंत हुआ और उसके स्थान पर लोकतांत्रिक शासन की स्थापना हुई। सरकार द्वारा लोक कल्याणकारी कार्य किए गए, जैसे सड़कों को बनाना, पुलों, नहरों, अस्पतालों, बांधों, स्कूल आदि का निर्माण कराया गया।
समानता, स्वतंत्रता, भाईचारे की भावना से भरे नए समाज की नींव रखी गई। न्याय व्यवस्था का पुनर्गठन करके देश के लिए नवीन कानून संहिता लागू की गई। प्रभुसत्ता राजतंत्र के हाथों से निकलकर जनता में निवास करने लगी। स्टेट जनरल के स्थान पर सक्रिय नागरिकों द्वारा चुनी गई नेशनल असेंबली का गठन किया गया। फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा और फ्रेंच तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया गया। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क हटा दिए गए। साथ ही भार और नाप की एक समान व्यवस्था लागू की गई। शासक और पादरी वर्ग के विशेष अधिकारों का अंत किया गया तथा कानून के समक्ष सबको बराबर माना गया। संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया। चलो, फ्रांसीसी क्रांति का पूरे यूरोप पर प्रभाव पड़ा। देखिए, फ्रांस की क्रांति ने राष्ट्रवाद के बीज बो दिए, जिससे यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हुई। फ्रांस की क्रांति से विश्व को लोकतांत्रिक सिद्धांत मिला कि सरकार जनता द्वारा और जनता के लिए ही होनी चाहिए। फ्रांस की क्रांति ने एक समाजवादी विचारधारा का विकास हुआ। क्रांति के नेताओं ने सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक समानता के सिद्धांतों पर बल दिया। फ्रांस की राष्ट्रीय असेंबली में मानव अधिकारों की घोषणा की गई। यूरोपीय देशों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। इन देशों ने अपने यहाँ समानता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, प्रतिनिधि संस्थाएं स्थापित करने के लिए प्रयास आरंभ किए। फ्रांस की क्रांति के बाद यूरोप में निरंकुश तथा नेपोलियन का शासन। नेपोलियन एक महान सुधारक एवं आधुनिक फ्रांस का निर्माता था। यह अपने वीरतापूर्वक कार्यों के लिए प्रसिद्ध था। नेपोलियन ने 10 नवंबर 1799 को डायरेक्टरी को भंग कर स्वयं को फ्रांस का प्रथम काउंसिल निर्वाचित करवा लिया और 1799 से 1804 ईस्वी तक इसके द्वारा फ्रांस में अनेक सुधार किए गए। 1804 ईस्वी में वह सम्राट बन गया। उसने 1807 ईस्वी तक ऑस्ट्रिया, फ्रांसा और रूस पर विजय प्राप्त कर ली। इसकी आश्चर्यजनक जीत को देखकर यूरोप भयभीत हो उठा। इसने अपनी योग्यता एवं क्षमता के बल पर फ्रांस की जनता का दिल भी जीत लिया था। 18 जून 1815 में नेपोलियन को वाटरलू नामक स्थान पर पराजित कर सेंट हेलेना द्वीप पर जीवन के अंतिम समय तक रखा गया। 5 मई 1831 को यहीं इसकी मृत्यु हो गई। नेपोलियन के पतन के पश्चात 1848 ईस्वी में फ्रांस में द्वितीय गणतंत्र की स्थापना हुई। थैंक यू बच्चों। अब आगे का पाठ हम अगले वीडियो में समझेंगे।